रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर कुणाल और रजनी बैठे हुए थे। वो लोग अम्मा और बाबूजी की गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोहरे के कारण गाड़ी 4 घंटे लेट हो गई थी। कुणाल बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो मन ही मन बढ़ने वाले खर्च को सोचकर गुड़ा भाग में लगा हुआ था। रजनी, लोन की किस्त के कारण हम लोगों के हाथ हमेशा बंधे रहते हैं। तुम भी ना कुणाल, न जाने क्या क्या सोचते रहते हो। इसी के जरिए तो हम लोगों ने सुख सुविधा की चीज़ें जोड़ ली है, नहीं तो भला क्या मुमकिन था। कुणाल, तुम ना इतना ज़्यादा मत सोचा करो। हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रही हो रजनी, मैं फालतू में ही बहुत ज़्यादा सोचने लगता हूँ। अच्छा रजनी, अम्मा बाबूजी पहली बार अपने घर आ रहे हैं, ध्यान रखना अम्मा नाराज ना होने पाए। कुणाल, तुम ये बात कम से कम अब तक 15 बार कह चुके हो। तुम्हारी अम्मा तुनक मिजाज है, ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। अब ना तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके आगे अब कुछ भी मत बोलना तुम। कुणाल चुप होकर बैठ गया, लेकिन अभी भी उसके मन में डर था कि अम्मा और रजनी की कैसे निभेगी, क्योंकि सास और बहू दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। अम्मा को उसके हर काम में मीन मेक निकालने की आदत है, और रजनी भी किसी से कम नहीं, वो भी बहुत जिद्दी है। कुणाल उसे 2 साल तक मां ना बनने की बात कह रहा था, लेकिन उसने चुपचाप अपनी मनमानी कर ली। ये राज तो तब खुला जब एक दिन उसने रजनी से कहा कि उसका प्रमोशन हुआ है, उसकी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। ये बात सुनकर रजनी और भी ज़्यादा खुश हो गई। फिर वो हंसकर बोली, आपका एक और प्रमोशन भी हुआ है? वो क्या? पूछने पर रजनी शर्माते हुए बोली थी, कुणाल, आप पापा बनने वाले हैं। रजनी के मुंह से पापा बनने की बात सुनकर कुणाल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। नहीं नहीं रजनी, ऐसी बातें मत करो, तुम जानती हो ना, ऐसी बातें सुनकर मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। अभी ये सब नहीं, अभी मेरे लिए तुम्हारी नौकरी बहुत ज़रूरी है। तुम ऑफिस चली जाओगी तो बच्चे को कौन रखेगा? तो रजनी निश्चिंत होकर बोली थी, मैंने अम्मा से बात कर ली है, वे अब यहीं रहेंगी, बच्चे को भी वही संभालेंगी। इस बात की वजह से दोनों में अच्छी खासी बहस हो गई थी। कुणाल का कहना था कि उसकी और अम्मा की बिल्कुल भी पटेगी नहीं, क्योंकि रजनी अक्सर अपनी सासू अम्मा को अनपढ़ गवार कहकर चिढ़ाती थी, और अनपढ़ गवार कहने का कारण था क्योंकि रजनी की सासू अम्मा उसके काम में कोई न कोई कमी जरूर निकाल देती थी। इसीलिए वो कहती थी कि अम्मा अनपढ़ और गवार हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। ये बात सुनकर अम्मा को बहुत बुरा लगता था, और फिर अम्मा उससे और गुस्सा हो जाती थी, उसको और ज़्यादा परेशान करने लगती थी। लेकिन आज रजनी का कहना था कि वो अम्मा को बहुत अच्छी तरह से समझती है, वे उसे अकेला छोड़कर गांव कभी नहीं जाएंगी। रजनी के मुंह से अम्मा के बारे में ऐसी बातें सुनकर उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब रजनी बोल रही है। पहले तो जब कभी उसे पता चलता था कि अम्मा आ रही हैं, तो वो तो मुंह फुलाकर बैठ जाया करती थी, और आज वो खुद ही अम्मा को बुलाने की बात कर रही है। वो अपने मन ही मन में सोच रहा था कि इन औरतों का भी ना कुछ कभी समझ ही नहीं आता, कब एक दूसरे की सहेली बन जाएं और कब एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन। तभी कुणाल गंभीर होकर अपनी और रजनी की मुलाकात और शादी के बारे में सोचने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कल की ही बात हो। रजनी कुणाल के ऑफिस में ही काम करती थी। वो गोरे रंग एवं तीखे नयन नक्श वाली लड़की बहुत सुंदर लड़की थी। काम के सिलसिले में रजनी को कुणाल के पास बार बार जाना पड़ता था। दोनों ही साधारण परिवार से थे, मिलते जुलते कब एक दूसरे के आकर्षण में बंध गए उन्हें पता ही नहीं चला। रजनी का पहले शर्माना, फिर मुस्कुराना, फिर साथ में कॉफ़ी पीना और फिर बाइक पर लिफ्ट। चूंकि दोनों की पृष्ठभूमि लगभग एक सी थी, इसीलिए उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। ऑफिस में दोनों के प्यार के बारे में चर्चा होने लगी थी। कुछ दिन बाद अचानक रजनी ने ऑफिस आना बंद कर दिया तो कुणाल परेशान हो उठा। उसने रजनी के घर का पता लगाया और बेचैन हालत में उसके घर पहुंच गया। वो एक कॉलोनी में अपनी बुआ के साथ रहती थी। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। बुआ ने ही उसे पढ़ाया लिखाया था। बुआ एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका थी। रजनी और बुआ दोनों ही एक दूसरे का सहारा थी। मेवा मिठाई पकवान तो उनके पास नहीं था, परंतु दाल रोटी अच्छी तरह से चल रही थी। कुणाल को देखते ही रजनी की बुआ सुमित्रा जी की त्योरियां चढ़ गई थी।
छूटते ही उन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी कि कहाँ रहते हो, घर पर कौन कौन है, रजनी से क्यों मिलने आए हो, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, आदि आदि। कुणाल के माथे पर पसीना आ गया था। वो उस घड़ी को कोसने लगा था जब उसने रजनी के घर की ओर रुख किया था, इसीलिए उसने धैर्यपूर्वक उन्हें उत्तर दिया। जब सुमित्रा जी थोड़ी अस्वस्थ हुई तो बोली, इसे तो 1 हफ्ते से बुखार आ रहा था, इसीलिए ऑफिस नहीं जा रही थी। अब बुखार ठीक हो गया है, इसीलिए कल से ये ऑफिस जाएगी। फिर चेतावनी भरे स्वर में वो मुझसे बोली, मुझे लड़के और लड़कियों की दोस्ती पसंद नहीं है। लड़के कुछ दिन तो लड़कियों से प्यार का नाटक करते हैं, फिर जब दूसरी पर दिल आ जाता है तो पहले वाली की ओर मुड़कर भी नहीं देखते। कुणाल की तो स्पष्टवादी सुमित्रा जी के सामने बोलती ही बंद हो गई थी। सुमित्रा जी उठकर अंदर चली गईं। तब रजनी ने फुसफुसाकर उससे कहा, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? बुआ ने इतनी बातें कह डाली आपसे, मैं उनकी ओर से क्षमा मांगती हूँ। कुणाल ने दबे स्वर में कहा, तुम्हारा मोबाइल बंद था इसीलिए मैं घबरा गया था। अच्छा अब मैं चलता हूँ। वो खड़ा ही हुआ था कि तभी बुआ चाय नाश्ता लेकर आ गई। बोली, क्यों बेटा, तुम मेरी बात का बुरा मान गए क्या? मेरी जवान बेटी है, सुंदर भी है, इसीलिए डरती हूँ कहीं किसी गलत लड़के के चक्कर में ना पड़ जाए। लंबा चौड़ा दहेज देने की हैसियत तो मेरी नहीं है कि ये राजकुमार का ख्वाब देखे। कोई पढ़ा लिखा खाता कमाता लड़का मिल जाए जो इसका ध्यान रखे, इसको इज्जत दे, बस यही चाहती हूँ मैं। पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया है मैंने इसे, अपने पैरों पर खड़ी हो गई है ये। थोड़ी देर बाद कुणाल ने उन लोगों से विदा ली। सुमित्रा जी की स्पष्टवादिता से वो उनका कायल हो गया। एक माँ के दर्द को उसने गहराई से अनुभव किया था। उसी क्षण उसने मन ही मन रजनी से शादी का निर्णय कर लिया था। अम्मा बाबूजी से आज्ञा लेना तो मात्र औपचारिकता थी, परंतु वो अपनी अम्मा के तेवरों से वाकिफ था। अगले दिन वो ऑफिस गई तो कुणाल से आंखें मिलाने में सकुचा रही थी, परंतु वो उसको देखते ही खुश हो गया। लंच के समय रजनी ने पुनः उससे बुआ की बातों के लिए माफ़ी मांगी, परंतु कुणाल ने तो उसके समक्ष शादी का प्रस्ताव ही रख दिया। इसीलिए वो खुशी से झूम उठी। उसे अपने पर विश्वास नहीं हो रहा था। 10 दिन बाद ही कुणाल छुट्टी लेकर अपने गांव गया। वहां उसने अपने अम्मा बाबूजी को उसका फ़ोटो दिखाकर पूछा, अम्मा बाबूजी ये लड़की आपको कैसी लग रही है? दोनों ने फ़ोटो देखा, फिर एक साथ बोल पड़े, कुणाल फ़ोटो की तो बात ही छोड़ो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि दहेज कितना मिलेगा? ऐसा तो नहीं कि ये लोग कंगालों के खानदान से हों और हम लोग हाथ मिलते ही रह गए। देख बेटा, लड़की कम पढ़ी लिखी होगी तो भी चलेगा, क्योंकि तुम्हारी माँ ही कौन सा बहुत पढ़ी लिखी है। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले कुणाल बेटा, कि हमें दहेज मोटा चाहिए। कुणाल को अपने अम्मा बाबूजी की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ उनसे एक ही बात कही, दहेज आप लोगों को चाहिए होगा, मुझे नहीं। मैं तो बिना दहेज लिए ही उससे शादी करूँगा। उसकी ये बात सुनकर बाबूजी बहुत ही ज़्यादा भड़क उठे। बेटा, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे पास क्या रकम गड़ी है जो मैं शादी में खर्च करूँगा? तुमने हम लोगों को कमा कर ही कितना दिया है कि हम तुम्हारी शादी का खर्चा उठाएं? अभी तक तो मैं तुम्हारी बहन सुनंदा के विवाह का कर्ज चुका रहा हूँ। ब्याज बढ़ता जा रहा है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा एक भी रुपया। तुम्हें जो नगद मिले उससे तुम शहर में अपने लिए घर ले लेना। बाबूजी, आपको समझ में भी आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं? मैं दहेज के पैसे से घर लूँगा। आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? और हाँ बाबूजी, आप मेरे घर की बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं बहुत पहले ही किस्तों में फ्लैट ले चुका हूँ। आप दहेज की बात करते हैं, पर क्या आपको पता है कि वो भी तो नौकरी कर रही है? नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो भी सरकारी नौकरी कर रही है। उसके और उसकी बुआ के सामने दहेज की बात भी मत करना। सारी जिंदगी वो आपको कमा कर दहेज देती रहेगी। कुणाल की बात सुन बाबूजी चीखते हुए बोले, जब तुमने सब कुछ पहले से ही तय कर लिया है तो फिर मुझसे हामी भरवाने की क्या ज़रूरत है? भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी होने वाली ससुराल। जो चाहे वो करो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। कुणाल ने अपने अम्मा बाबूजी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने, क्योंकि वो लोग दहेज लेना चाहते थे, जिसके लिए कुणाल बिल्कुल भी तैयार नहीं था। कुणाल ने अगली सुबह की ट्रेन पकड़ी और दिल्ली लौट आया।
उसके बाद 3-4 बार वो जल्दी जल्दी फिर गांव गया। अम्मा बाबूजी को तरह तरह से समझाने का प्रयास करता रहा, परंतु हठी बाबूजी का मन नहीं पसीज रहा था। लेकिन बाबूजी और कुणाल में बोलचाल बंद हो गई थी। वो उनके सामने भी नहीं पड़ता था। धीरे धीरे लगभग 10 महीने बीत गए। फिर एक बार अम्मा की ममता जाग उठी। बोली, बेटा तुम उस लड़की से चुपचाप कचहरी में लिखा पढ़ी से ब्याह कर लो। तुम्हारे बाबूजी गांव भर में पंडिताई करते हैं, इसीलिए अपनी बदनामी से डरते हैं। तुम बाद में बहू को लेकर आ जाना, हम सब संभाल लेंगे। दिल्ली लौटकर कुणाल ने कोर्ट में शादी के लिए अर्जी दे दी और नियत तिथि को उदास मन से उसने शादी कर ली। शादी में कोई धूमधाम न होने से दोनों के मन में बहुत बड़ा मलाल था। रजनी ने कुणाल की उदासी परखते हुए कुछ दिन बाद उसके गांव चलने का प्रस्ताव रखा। कुणाल अम्मा और बाबूजी के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित था। उसने उसे समझाया, तुम उनके क्रोध को नहीं जानती हो, वे न जाने कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। वैसे वो भी रजनी को सबसे मिलवाना चाहता था। नए जीवन की शुरुआत पर अम्मा बाबूजी का आशीर्वाद लेना चाहता था। उसने अम्मा को फ़ोन किया, अम्मा आपके कहे अनुसार हमने कचहरी में शादी कर ली है। अब हम दोनों आप लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं। अम्मा जैसे इंतजार ही कर रही थी, वो तुरंत बोली, आ जाओ, हम भी तो तुम्हारी परकटी परी को अपनी आंखों से देखे, जिसने हमारे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया है। रजनी के बाल कटे हुए थे। आज्ञा पाते ही कुणाल खुशी से उछल पड़ा। वो बाजार जाकर बाबूजी के लिए सिल्क का कुर्ता, धोती और ऊनी 2 साला लाया। अम्मा के लिए भी सुंदर साड़ी और शॉल लाया। सुमित्रा जी ने भी अपनी ओर से उनके लिए उपहार दिए। कुणाल के मन में रास्ते भर उमड़ घुमड़ मची रही। वो घर रात के अंधेरे में पहुंचा। संयोगवश दरवाजा बाबूजी ने ही खोला। कुणाल को देखते ही वे मुंह फेर ही रहे थे कि रजनी उनके पैरों में गिर पड़ी। बाबूजी थोड़ा सकपकाए, परंतु तुरंत ही सब समझ गए। फिर अप्रत्याशित रूप से आशीर्वाद देते हुए बोले, सदा प्रसन्न रहो। कुणाल का दिल बल्लियों उछल रहा था, परंतु ये क्या। बाबूजी ने अम्मा को आवाज़ दी, उठो, तुम्हारा लाडला बहू लेकर आया है। ना ढोल ना नगाड़ा, बस बेटे का ब्याह हो गया। अम्मा ने आकर दोनों को गले से लगा लिया। आंसुओं की धारा में सारा मैल बह गया। बाबूजी भी चुपचाप अपने आंसू पोंछते रहे। अगली सुबह ही अम्मा ने आदमी भेजकर अपनी बेटी सुनंदा को बुला लिया। वो सा परिवार आ गई। घर में खूब रौनक हो गई। बाबूजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी गांव वालों को दावत देने में। अम्मा ने रजनी को अपना हार पहना दिया। कुणाल बहुत ही खुश था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बाबूजी द्वारा ऐसे स्वागत होगा उसका। कुछ दिन दोनों घर पर ही रुके। फिर उसके बाद अम्मा और रजनी के बीच में नोक-झोंक शुरू हो गई। रजनी अगर कोई भी घर का काम अपने तरीके से करती तो अम्मा उसके ऊपर बरस पड़ती और उसको गांव के हिसाब से चलने के लिए कहा जाता। अम्मा का कहना था, सुबह 5 बजे उठो, नहा धोकर पूजा पाठ करो, उसके बाद घर में सबके लिए चाय नाश्ता पानी बनाओ। और रजनी को सुबह 7 बजे उठने की आदत थी। कुणाल सारी चीज़ें देख समझ रहा था, लेकिन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बोलता था। वो चुप ही रहता था। उसके इस तरह चुप रहने से कभी कभी रजनी उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाया करती थी। तो कुणाल उससे कहता, कुछ दिनों की बात है, मैनेज कर लो, वैसे भी हमें कौन सा यहाँ हमेशा रहना है। ये सुनकर रजनी भी शांत हो जाया करती थी। वो मन ही मन में सोचती, ये अम्मा जी पता नहीं कौन से ज़माने की बातें कर रही हैं। खैर छोड़ो, क्या करना, कुछ ही दिन की बात है। वो दोनों वापस अपने घर आ गए थे। दोनों की गृहस्थी की गाड़ी रफ्तार से चल निकली थी। एक की पूरी तनख्वाह ईएमआई चुकाने में चली जाती थी, एक की तनख्वाह से घर चलता था। कुणाल अम्मा बाबूजी को हर महीने कुछ पैसे भेजता था। साथ ही सुनंदा दीदी की भी कुछ न कुछ मदद करता रहता था। इसीलिए उसका हाथ हमेशा तंग रहता था। कुणाल कहाँ खो गए हो? रजनी की आवाज़ ने उसकी विचार तंद्रा भंग हो गई। ट्रेन के आने की घोषणा हो गई थी। वो वर्तमान में लौट आया था। वो तेजी से अम्मा बाबूजी के डब्बे की ओर चल पड़ा। प्लीज़ अम्मा का ध्यान रखना, कुणाल कहना नहीं भूला। उसने लोन पर गाड़ी भी खरीद ली थी। वो उन लोगों को अपनी गाड़ी में दिल्ली घुमाने ले जाएगा, ये उसकी चाहत थी। कुणाल की अम्मा 65 वर्ष की बुजुर्ग महिला थी। उनका पूरा जीवन गांव में गरीबी में बीता था। पहली बार वे दिल्ली आई थी। प्लेटफॉर्म की भीड़ देखकर वो हैरान थी। सड़कों पर लोगों की आवाजाही और गाड़ियों की कतार उनके लिए नई चीज़ थी।
ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं की भव्यता से वे हतप्रभ थी। रोशनी की जगमग देख के वे बोल उठी, बेटा क्या यहाँ पर कोई मेला लगा है क्या? नहीं अम्मा, लोग काम से आते जाते रहते हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली है। लिफ्ट से ऊपरी मंजिल पर चढ़ना भी उनके लिए अनोखा अनुभव था। कुणाल का फ्लैट छठी मंजिल पर था। कुणाल के ड्राइंग रूम में सोफा सेट आदि सामान देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुणाल, इतने सामान में तो बहुत रुपया लगा होगा। नहीं अम्मा, हम लोगों ने एक एक करके पुरानी चीजें खरीद ली है। कुणाल के 70 वर्षीय पिता दमा के मरीज थे। वे अक्सर खांसते रहते थे। उसकी दिली इच्छा थी कि वो बाबूजी का अच्छी तरह से इलाज कराए। वो उन्हें एक बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए ले गया। उनकी दवा और खाने पीने का पूरा ख्याल रखा। बाबूजी उससे बहुत खुश थे, परंतु कुणाल का बजट थोड़ा गड़बड़ाने लगा था। फिर भी बाबूजी की सेवा करके वो बहुत खुश था। दवा के बड़े लिफाफे को देखकर अम्मा एक दिन बोली, बुढ़ऊ की तो सारी उम्र खांसते बीत गई, अब क्यों इनके लिए डॉक्टरों की जेब में रुपया भर रहे हो? अगर बहुत ज़्यादा है तो बहन सुनंदा को कुछ भेज दो, उसे सहारा हो जाएगा। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा अम्मा की बात सुन के। वो मन ही मन में सोचने लगा, रजनी सही कहती है, कभी कभी अम्मा बिल्कुल अनपढ़ जैसी बातें करती हैं। अम्मा आप तो बस कुछ भी बोलती रहती हैं, फिर बात ना बढ़ जाए ये सोचकर वो उठकर अपने कमरे में चला गया। जब से अम्मा ने कुणाल का घर और रहन सहन देखा है, तब से उन्हें सुनंदा की याद बार बार आ रही थी। रजनी समय से अम्मा बाबूजी को चाय नाश्ता देती, खाना बनाकर ही ऑफिस जाती थी। फिर भी अम्मा उसे पसंद नहीं करती थी। हालांकि वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव व आंखें बहुत कुछ कह देती थी। छोटी छोटी बातों पर रजनी को टोक दिया करती थी। एक दिन बोली, बहू अब ऑफिस जाना बंद करो, ऐसी हालत में घर से निकलना ठीक नहीं है। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो सब हाथ मलते रह जाएंगे। उसने धीरे से कहा, अम्मा बाद में भी छुट्टी लेनी है, इसीलिए ज़्यादा छुट्टी ले लेंगे तो तनख्वाह कट जाएगी। एकदम बिगड़ कर वे बोली, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरा कुणाल ढपली बजाता है, तुम ही रोटी चलाती हो। इसी तरह कुछ न कुछ रोज होता रहता। रजनी तनाव से ग्रस्त हो जाती, परंतु उसने मर्यादा का सदा ध्यान रखा। वो अपने मन में कुछ भी बोल लेती थी, लेकिन अम्मा को कुछ नहीं कहती थी। कुणाल व रजनी बच्चे को लेकर नित्य नई कल्पनाएं करते। रजनी ने पहले से ही छोटे बच्चे के लिए कपड़े, स्वेटर, मोजे आदि बना रखे थे। अम्मा भी दादी बनने की कल्पना से अत्यंत खुश थी। वो मन से कोमल थी, केवल जबान की तीखी थी। इंतजार की घड़ियां पूरी हुई। रजनी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अम्मा बाबूजी तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। पूरे वार्ड में घूम घूम कर उन्होंने लड्डू बांटे। प्यार से रजनी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अम्मा बच्चे के ऊपर रुपए निछावर करके आया को दे आईं। रजनी और कुणाल भी प्यार से वरुण को पाकर निहाल हो उठे थे। वो घर आ गई थी। अम्मा अपने साथ गांव से घी लाई थी। उन्होंने प्यार से उसके लिए हलवा, सोट के लड्डू और गोंद की बर्फी बनाई। बचपन से माँ के अभाव में पली बड़ी वो सास के लाड प्यार से अभिभूत हो उठी थी। उनकी प्यार भरी देखभाल से उसकी सेहत और रूप निखर उठा था। इतना सब करने के बाद भी अम्मा की दिखावे की आदत ने घर में कलुषता घोल दी। एक दिन वो बोली, कुणाल तुम्हारे बेटा हुआ है, बहन सुनंदा को क्या दोगे? अम्मा अभी तो अस्पताल वगैरह में बहुत रुपए खर्च हो गए, इसीलिए बाद में आप जो कहिएगा वो दे देंगे। अम्मा सुनते ही बिफर पड़ी, तुम दोनों को तो हिसाब ही नहीं समझ आता है। दोनों सुबह के गए रात में घर घुसते हो, दोनों हाथ से कमा रहे हो, फिर भी बहन को देने के नाम पर कुछ है ही नहीं। अम्मा का पारा गर्म हो गया था। उनकी आदत थी कि जब उनके मन का काम नहीं होता था तो वे मुंह फुलाकर बैठ जाती थी। उनकी चुप्पी उनके गुस्से की घोतक थी। चेहरे के हाव भाव बिगड़े बिगड़े थे। रजनी समझ रही थी कि स्थिति नाजुक है। उसने समझदारी से वरुण को उनकी गोद में दे दिया। वरुण को देखकर वे थोड़ी सामान्य हुई। एक दिन अम्मा कोने में खड़ी होकर सुनंदा से फ़ोन पर धीरे धीरे बातें कर रही थी। रजनी वहाँ से गुजरी तो उसे सुनाई पड़ा कि सुनंदा तुम छोटी हो, तुम्हें भाई भाभी को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। वे तुमसे बड़े हैं, तुम अपने पैसे खर्च मत करना। बस जब आना तो वरुण के लिए एक जोड़ी कपड़े ले आना। कुणाल के पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ है ही नहीं। रजनी चुप्पी है, लेकिन है पूरी घाघ। वही कुणाल को भरती रहती है। इन बातों को सुनकर रजनी का दिल टूट गया। वो अम्मा को कैसे समझाए
कि वो किस तरह से ईएमआई के एक शिकंजे में फंसी हुई है। अम्मा को तो इस घर की ऊपरी चमक दमक दिख रही है, परंतु इसके अंदर की कहानी का उन्हें क्या पता। वरुण 3 महीने का होने वाला था। रजनी की छुट्टियां समाप्त होने वाली थी। अभी तक तो वो घर में रहकर सब कुछ अच्छी तरह संभाल रही थी। कल से उसे ऑफिस जाना था। उसने सुबह जल्दी उठकर जल्दी जल्दी नाश्ता और खाना बना दिया, फिर अपना और कुणाल का टिफिन भी तैयार कर लिया। लेकिन वरुण को छोड़कर जाते समय उसकी आंखें भर आईं। कुणाल से बोली, मुझसे वरुण को छोड़कर नौकरी नहीं हो पाएगी। वो नाराज हो उठा। मैं समझता हूँ कि तुम्हें परेशानी हो रही है, लेकिन क्या करूँ मैं भी। तुम्हारी नौकरी मेरी मजबूरी है, इसीलिए मैं अभी बच्चे के लिए मना कर रहा था। ऑफिस में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। अम्मा के लिए भी दिन भर वरुण को रखना भारी पड़ रहा था। अतः अम्मा की परेशानी को समझकर उनकी सहायता के लिए आया सुशीला को रख दिया। 2-4 दिन तो अम्मा सुशीला के साथ खुश रहीं। फिर शुरू हो गई उनकी शिकायतें। वो ऑफिस से आती तो वरुण और सुशीला दोनों की शिकायतों का लंबा पुलिंदा अम्मा की जबान पर तैयार रहता। सुशीला के लिए अम्मा का कहना था कि सारे काम तो वो खुद करती हैं, ये तो बैठे रहने का पैसा लेती है। रजनी ने उन्हें कई बार समझाया कि आप इसको लगाए रखें, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगी। सुशीला 15-16 वर्ष की लड़की थी, उसमें बचपना था। वो फटाफट काम करके टीवी देखने लग जाती, जो अम्मा को नागवार गुजरता था। रजनी ने अम्मा को खुश करने के लिहाज से कई बार सुशीला को जोरदार डांट पिलाई, परंतु अम्मा जिससे चिढ़ जाए उन्हें उसकी शक्ल से भी नफरत हो जाती थी। आखिर एक दिन उन्होंने उसे भगा दिया और मन ही मन वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि आखिरकार मैंने भगा ही दिया उसे। रजनी ऑफिस से आई तो उससे बोली, रजनी तुम नौकरी छोड़ दो, तुम्हारी नौकरी के कारण मैं भी यहाँ परेशान रहती हूँ, और ये नन्हा वरुण भी। तुम घर में रहोगी तभी मैं यहाँ रह पाऊँगी, नहीं तो मैं अपने गाँव चली जाऊँगी। मेरे बस का नहीं है ये सब। अब तुम देख लो तुमको क्या करना है। रजनी सन्न रह गई। उसकी सारी छुट्टियाँ समाप्त हो चुकी थी। वो तो स्वयं वरुण के बिना ऑफिस में कैसे समय बिताती है वही जानती है, परंतु वो क्या करे। नौकरी तो उसकी मजबूरी है। वो वरुण को अपने से चिपटा कर सिसक उठी। वो बार बार वरुण को चूमती जा रही थी, तभी कुणाल आ गया। रजनी क्या बात है? वो आंसू पोंछती हुई बोली, अम्मा मुझसे नौकरी छोड़ने को कह रही हैं, नहीं तो वे गांव चली जाएंगी। वो घबरा कर बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था अभी बच्चे के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन तुमने माना नहीं। अब क्या होगा? मैं तो जानता था वे यहाँ टिक नहीं सकती। अम्मा जल्दी जल्दी बड़बड़ाते हुए सामान समेटने में लगी थी। बच्चा रोए तो रोए, सुबह सुबह सज धज कर घर से निकल जाना। नौकरी तो बहाना है, हम सब समझते हैं। कुणाल सीधा है, इसीलिए जो जी में आता है वो करती है। उसे तो उंगली पर नचाती है। क्या हमारा कुणाल कमाता नहीं है? अनाप शनाप बोलती ही जा रही थी। इन अनर्गल बातों को सुनकर कुणाल अपना आपा खो बैठा। अम्मा सुनो, आपको जाना है तो जाइए, लेकिन जाने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपको मेरे कमरे का सोफा सेट, टीवी, फ्रिज दिखाई पड़ रहा है, और मेरी गाड़ी भी दिख रही है। ये सब हम लोगों ने लोन से खरीदा है। इन चीज़ों के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, ओवर टाइम करके आधी आधी रात में घर लौटते हैं ताकि ईएमआई चुका सके। जैसे आप लोग गांव में साहूकार से कर्ज लेकर अपना काम चलाते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ बैंक से कर्ज लेते हैं। उसका ब्याज और किस्त हमारी तनख्वाह से कटता रहता है। ब्याज चुकाने के बाद जो रुपए बचते हैं उन्हीं में हमें गुजर बसर करना पड़ता है। रजनी की तनख्वाह तो मुझसे ज़्यादा है। यदि नौकरी छोड़नी है तो मैं छोड़ूं, क्योंकि मेरी कमाई कम है। पहले तो आप उससे कहती रही तुम माँ बन जाओ, हम लोग तुम्हारे पास रहकर बच्चे की देखभाल करेंगे। अब आप हमें मझधार में छोड़कर गांव जाने को तैयार हैं। सब गड़बड़ रजनी की जिद के कारण हुई है। हर समय आप सुनंदा को लेकर रोती रहती हैं, लेकिन सुनंदा की परेशानी का कारण आप हैं। जल्दबाजी में छोटी उम्र में उसका विवाह अनपढ़ लड़के से कर दिया। कच्ची उम्र और नासमझी में आज वो 4 बच्चों की माँ है। जीजा जी को शराब की लत लग गई है। आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया। हमसे जितना बनता है हर महीने उनकी मदद कर देते हैं। रजनी ने कभी भी सुनंदा दीदी की मदद करने से मुझे रोका नहीं। आप क्या समझती हैं, रजनी नौकरी छोड़ देगी तो समझ लीजिए खाने के लाले पड़ जाएंगे। बस करिए कुणाल। रजनी बीच में आ गई और उसे पकड़कर अपने कमरे में ले गई।
घर में सन्नाटा छा गया था। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या जिंदगी है, हर क्षण संघर्ष, पल पल नई लड़ाई। किस तरह कुणाल से छल करके इस प्यारे वरुण को मैं पाने में कामयाब हो पाई हूँ। तो अब उसको पालने का संकट। क्या हम मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन की यही कहानी है? आंसू पोंछती हुई वो हिम्मत करके अम्मा के पास आई और बोली, अम्मा मैं तो बचपन से ही अनाथ थी। बुआ ने पाल पोस कर बड़ा किया, फिर वो भी इस दुनिया से चली गई। मेरी झोली दोबारा खुशियों से भर गई जो आप जैसी अम्मा बाबूजी मिल गए। पहले आपकी एक बेटी थी, अब आपकी 2 बेटियां हैं। नौकरी तो मेरी मजबूरी है, आप मेरे दर्द और मजबूरी को समझिए। मुझे भी वरुण को छोड़कर जाने में तकलीफ होती है, लेकिन क्या करूं? वो फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मा का दिल पिघल उठा। वे रजनी को गले से लगाकर बोली, मत रो बेटी, मैं गांव की अनपढ़ ये सब क्या जानूं। तुमने मेरी आंखें खोल दी। सच मुझे तो बहुत खुश होना चाहिए जो मुझे तुम जैसी समझदार बेटी मिली। सुशीला को फ़ोन कर दो, कहना अम्मा कह रही हैं चुपचाप कल से आ जाए और तुम निश्चिंत होकर अपना कर्जा खत्म करो। तुम्हें वरुण को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों बूढ़ी बुढ़वा वरुण के देखभाल करने के लिए बहुत हैं। तुम्हारे बाबूजी सही कहते हैं, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, जो कुछ भी समझने की कोशिश ही नहीं करती हूँ, सिर्फ अपनी चलाती रहती हूँ। खैर छोड़ो, जो भी हुआ अच्छा हुआ। मैं तो तुम लोगों को बहुत खुश समझ रही थी। मुझे क्या पता था कि तुम लोगों के अंदर इतना दर्द है। सही कहते हैं लोग, जरूरी नहीं होता कि जो जैसा हमें दिखाई पड़ता है सब कुछ वैसा ही हो। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।